नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आप सबने जो प्यार जो सहयोग मुझे दिया है उसके लिए आप सबको धन्यवाद। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरा वीडियो देख रहे हैं लेकिन उन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो उनसे मैं ये अपील करूंगा कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे नोटिफिकेशन उन्हें मिलते रहें और समय पर वे चैनल देख सकें, चैनल पर उपलब्ध वीडियोस देख सकें। राहु और केतु के बारे में एक कहानी मैंने आपको सुनाई थी और उसमें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पौराणिक कथा के अनुसार दोनों तरीके से मैंने बताया था कि राहु और केतु क्या है। आज मैं बताने जा रहा हूं एस्ट्रोलॉजी के इस वीडियो में कि राहु केतु के फल देने के नियम क्या हैं। पहले तो कुल मिला के 7 ग्रह अस्तित्व में हैं, सूर्य से लेकर शनि तक। उन 7 के अलावा 2 ग्रह राहु और केतु जिनका कोई अस्तित्व नहीं, इसीलिए इन्हें छाया ग्रह कहा जाता है। अब इसी से एक मतलब आप निकाल सकते हैं कि राहु और केतु दरअसल भ्रम है या आदमी को भ्रमित करते हैं। जो कुछ आदमी है राहु उससे ज्यादा व्यक्ति को बता देता है। जितनी उसकी क्षमता है इस तरह का भ्रम राहु पैदा करता है कि उस आदमी को लगता है कि वह उससे अधिक कुछ है। केतु उससे ठीक उल्टा है। केतु व्यक्ति को निगेटिविटी में ले जाता है और व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है जैसे वह कुछ भी नहीं है। मेरे एक मित्र हैं वाजपेयी जी, रामनारायण वाजपेयी। उनकी एक बेटी, उसने पीएचडी किया है। उसका चतुर्थेश चंद्रमा केतु के साथ बैठा है। उस पर गुरु की दृष्टि भी है, लेकिन जिस समय उसे एग्जाम देना होता था, चतुर्थ भाव शिक्षा का भाव है, जिस समय उसे एग्जाम देना होता था उसे ऐसा लगता था जैसे उसे कुछ नहीं आता है। यह स्थिति बनती थी चतुर्थेश चंद्रमा के केतु के साथ बैठे होने के कारण। तब उसके पिताजी वाजपेयी जी उसे समझाते थे। वाजपेयी जी कौन है? गुरु हैं। गुरु की दृष्टि चंद्रमा और केतु दोनों पर है कि बेटा अब आप अपना कॉपी किताब और कलम बंद कर दो और सो जाओ। वो उनकी बात मानती थी और बढ़िया सा पेपर दूसरे दिन उसका हो जाता था। तो ये हुआ केतु। राहु क्या करता है? जहां भी रहता है तो उस चीज को बढ़ा देता है, एक भ्रम पैदा करता है। एक्चुअली बढ़ाता नहीं है, भ्रम पैदा कर देता है। आगे जो मैं उदाहरण आपको दूंगा उससे और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। तो पहली बात तो ये दोनों छाया ग्रह हैं, दोनों भ्रम पैदा करने वाले हैं, दोनों का अस्तित्व नहीं है, ये उनमें समानता है। अब दोनों अलग कैसे हैं? राहु भौतिकवादी है और केतु आध्यात्मिक है। सारी ज्ञानेंद्रियां राहु के पास हैं, केतु के पास सारी कर्मेंद्रियां हैं। क्योंकि ये एक ही व्यक्ति के 2 हिस्से हैं। राहु सिर है और केतु धड़ है, लेकिन वे इस तरह से अलग हैं कि कभी भी साथ नहीं मिल सकते। अगर राहु लग्न में होगा तो केतु उससे ठीक 180 डिग्री सप्तम भाव में होगा। अब बात कर लेते हैं इनकी राशियों की। राहु और केतु की कोई राशि नहीं होती।
उसी तरह से इनकी उच्च और नीच राशियां भी नहीं होती। लेकिन प्रेडिक्शन को आसान बनाने के लिए राहु और केतु की राशियां अनुभव के आधार पर निर्धारित की गई हैं और वे इस तरह से हैं। राहु शुक्र की राशि वृष और बुध की राशि मिथुन में उच्च का माना जाता है। कुछ ज्योतिषी इसे वृष में उच्च का मानते हैं, कुछ मिथुन में। उसी तरीके से केतु वृश्चिक और धनु में उच्च का माना जाता है। बुध की दूसरी राशि कन्या राहु की स्वराशि है। इसी तरह से गुरु की दूसरी राशि मीन केतु की स्वराशि है। अब ये ज्यादातर माना जाने वाला मत मैंने आपको बताया, कहीं कहीं कुछ विरोधाभास, कुछ अलग मत आपको देखने में मिलेगा। तो इसको इस तरह समझ लीजिए, मीन राशि केतु की स्वराशि है, कन्या राहु की स्वराशि है, वृष और मिथुन राहु की उच्च राशियां हैं, वृश्चिक और धनु केतु की उच्च राशियां। अब जैसा मैंने आपको बताया, थोड़ा सा इनके बारे में और बात हो जाए। दोनों का फल मिलना अचानक शुरू होता है, लेकिन राहु का फल धीरे धीरे लगातार मिलता रहता है, शनि की तरह। केतु का फल भी अचानक मिलना शुरू होता है और थोड़े दिन तक मिलता है, मंगल की तरह। शनिवत राहु, कुजवत केतु। कुज का मतलब मंगल। मंगल के अनुसार केतु फल देता है और शनि के अनुसार राहु फल देता है। इसीलिए यह बात कही गई। अब थोड़ा सा बात कर लें कि ये कहां अच्छा फल देते हैं। जो धर्म से संबंधित त्रिकोण है, लग्न, पंचम और नवम, केतु उसमें अच्छे फल देता है। और अगर इन भावों में, लग्न में, पंचम में और नवम में अग्नि तत्व की राशियां हो, मेष, सिंह और धनु, तब केतु विशेष करके अच्छा फल देता है। तो इसका मतलब हुआ, लग्न में, पंचम भाव में और नवम भाव में यदि मेष, सिंह और धनु राशि हो, केतु उसमें स्थित हो, तो व्यक्ति को धार्मिक बनाती हैं, उसे अध्यात्म के रास्ते पर ले जाती हैं। कब? जब केतु इन राशियों में स्थित हो। तो यह तो हो गई केतु की बात। इसके अलावा केतु जल तत्व राशियों में और चौथे, आठवें और 12वें भाव में अच्छा फल देता है। चौथे भाव में यदि कर्क राशि हो या कोई भी हो, चौथे भाव में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो, केतु उसमें स्थित हो। 8वें भाव में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो, उसमें केतु स्थित हो। 12वें भाव में कर्क, वृश्चिक या मीन राशि हो, उसमें केतु स्थित हो, तब व्यक्ति को अच्छे फल मिलते हैं। तो दो बातें हुई। एक तो धर्म त्रिकोण में केतु अच्छे फल देता है, दूसरा अग्नि तत्व राशियों में स्थित केतु अच्छे फल देता है। जल तत्व राशियों में केतु अच्छे फल देता है। साथ ही साथ जो मोक्ष त्रिकोण होता है, चौथा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव, उसमें भी केतु अच्छे फल देता है। अब राहु को देखते हैं।
अर्थ त्रिकोण में 2, 6 और 10 में राहु अच्छे फल देता है। साथ ही साथ पृथ्वी तत्व राशियों में राहु अच्छे फल देता है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि दूसरे भाव में, छठे भाव में, 10वें भाव में पृथ्वी तत्व राशियां हों और राहु उसमें से किसी एक राहु में, किसी राशि में स्थित हो तो उस भाव के अच्छे फल मिलेंगे। साथ ही साथ काम त्रिकोण में, काम त्रिकोण कौन सा है? तीसरा, 7वां और 11वां, इसमें भी राहु अच्छे फल देता है। साथ ही साथ ये राशियां कौन सी हैं? ये राशियां हैं वायु तत्व राशियां। राहु क्या है? राहु कल्पनाशील है, नई नई चीजें सोचता रहता है, उसके पास ज्ञानेंद्रियां हैं। और यही सच्चाई वायु तत्व राशियों के साथ भी है। वायु तत्व राशियों से मतलब है मिथुन, तुला और कुंभ। तो राहु पृथ्वी तत्व राशि और वायु तत्व राशियों में अच्छे फल देता है। साथ ही साथ अर्थ त्रिकोण और काम त्रिकोण में राहु अच्छे फल देता है। यह बात हो गई। एक बात और जनरल सा क्रूर ग्रहों के बारे में। क्रूर ग्रह 3, 6 और 11 में अच्छे फल देते हैं। इस तरह से तीसरे, छठे और 11वें में अगर राहु है तो फल अच्छे ही मिलेंगे। केतु भी इसमें अच्छे फल देगा, लेकिन वे दूसरे तरीके के होंगे। मान लीजिए छठे भाव में राहु स्थित है तो व्यक्ति को उकसाएंगे लड़ाई के लिए, राहु उकसाएगा लड़ाई के लिए और उसे विजय दिलाएगा। अगर केतु छठे भाव में स्थित है तब उसे शांत करेगा और लड़ाई झगड़े से दूर ले जाएगा। इस तरह से छठे भाव में राहु हो या केतु हो, अच्छा फल मिलेगा, लेकिन वह फल दूसरी तरह का होगा। राहु के केतु में दूसरी तरह का, केतु के केस में दूसरी तरह का। अब इसको थोड़ा सा आप समझ लीजिए कि किस किस ग्रह के साथ राहु ठीक होता है और किस ग्रह के साथ केतु ठीक होता है। गुरु के साथ राहु अच्छा नहीं होता, इसे चंडाल योग कहते हैं। राहु चंडाल और गुरु अर्थात बृहस्पति। इसमें क्या होता है, एक तरह से गुरु बदनाम हो जाता है चंडाल के साथ रहने पर। इसके विपरीत अगर गुरु और केतु की युति होती है तो दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। गुरु हुआ ज्ञान और केतु हुआ उसका शरीर, या केतु हुआ ध्वज और गुरु हुआ ध्वजवाहक। दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाते हैं। उसके बाद मंगल की अगर बात करें तो मंगल और राहु की युति जो है वह कहलाती है अंगारक योग। उसे और ज्यादा लड़ाई झगड़े के लिए प्रेरित करती है और व्यक्ति के पास जितनी सामर्थ्य होती है उससे ज्यादा होने का भ्रम पैदा करती है। यह हुई मंगल और राहु की युति। केतु इसके विपरीत करता है। मंगल और केतु की युति, व्यक्ति के पास जितनी सामर्थ्य है केतु उसे कम करके आंकने पे मजबूर कर देता है। व्यक्ति को ऐसा लगता है कि जैसे वह वास्तव में उतनी सामर्थ्य नहीं रखता जितनी वास्तव में उसके पास है। उसके बाद हुई बात शुक्र की। शुक्र और राहु धन के लिए अच्छे हैं, लेकिन परिवार के लिए उतने अच्छे नहीं। और शुक्र
और केतु, शुक्र और केतु वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि यह विरक्ति पैदा कर देता है। शुक्र और केतु की युति अगर कुंडली में है तो व्यक्ति को काम भावना से विरक्त करता है, और अगर राहु और शुक्र की युति है तब उसे उसकी काम वासना को बढ़ाता है, भड़काता है। अगर बुध के साथ राहु है तो बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जो मार्केटिंग का जमाना है, अगर तीसरे भाव में बुध के साथ राहु बैठा है तब व्यक्ति बहुत अच्छा मार्केटिंग सेल्समैन बन सकता है, मार्केटिंग मैनेजर बन सकता है, और लोगों को गलत बात भी इस तरह से समझा सकता है कि उनको लगेगा कि ऐसा सच में होगा। और बुध और केतु, इस केतु बिल्कुल विपरीत करेगा इसके। तो बुध और राहु की युति बिजनेस के लिए अच्छी युति है। चंद्रमा और केतु, चंद्रमा और राहु, कोई भी क्रूर ग्रह हो, यदि चंद्रमा के साथ बैठेगा तो व्यक्ति की भावुकता को बढ़ा देगा। पहली बात। राहु क्या करेगा, उसकी अपेक्षाओं को बढ़ा देगा, और जब व्यक्ति की अपेक्षा नहीं पूरी होगी तब वह निराश होगा। केतु क्या करेगा, व्यक्ति की अपेक्षा को थोड़ा समाप्त करेगा। व्यक्ति को ऐसा लगेगा जैसे वह इस काम को नहीं कर पाएगा, जैसे शुरू में मैंने अपने मित्र की बेटी के लिए बताया। लेकिन यदि चंद्रमा मजबूत हो, जैसे कर्क राशि में चंद्रमा है उसके साथ केतु है, या उच्च राशि का चंद्रमा है उसके साथ केतु है, राहु के भी साथ भी अगर चंद्रमा उच्च का है उसके साथ राहु है, गुरु की उस पर दृष्टि पड़ रही है, तब व्यक्ति अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है। अगर चंद्रमा राहु के साथ है, देखिए राहु क्या है, राहु मस्तिष्क है, राहु वायु तत्व राशि है, राहु कल्पना है, तो वह व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक क्षमता को बढ़ाता भी है। लेकिन उसके साथ गुरु का मिलना जरूरी है। उसको इस तरह से समझे, चंद्रमा और गुरु यदि राशि परिवर्तन योग में हो और चंद्रमा के साथ राहु बैठा हो तब व्यक्ति बहुत अच्छा मनोवैज्ञानिक हो सकता है। सूर्य के साथ अगर राहु है तो व्यक्ति की प्रतिष्ठा को धब्बा लगा सकता है। उसे विशेष करके सरकारी पक्ष के कामों में, सूर्य का संबंध शासन से होता है, शासकीय कार्यों में, टैक्स चोरी में या इसी तरह के किसी काम में व्यक्ति पकड़ा जा सकता है। लेकिन अगर सूर्य बलवान है तब ऐसा नहीं होगा, और फिर सूर्य और राहु की युति व्यक्ति को राजनीति में सफल बना सकती है। सूर्य और केतु की युति इसका ठीक विपरीत करेगी, और एक तरह से सूर्य की जो शासन करने की क्षमता है उसको कम करेगी यह युति। बुध और शुक्र के बारे में मैं बता चुका हूं आपको। गुरु और केतु और गुरु और राहु की भी बातें हो चुकी है। शनि और केतु, शनि केतु व्यक्ति को, शनि केतु और शनि राहु दोनों ही व्यक्ति को डिप्रेशन की ओर ले जा सकते हैं। यदि शनि मजबूत नहीं है और शुभ भावों का स्वामी नहीं है। ये भूत प्रेत का जो कॉन्सेप्ट होता है, जो व्यक्ति भूत प्रेत की कल्पना कर लेते हैं, उनकी कुंडली अगर आप देखेंगे तो उनकी कुंडली में शनि की महादशा में राहु का अंतर या राहु की महादशा में शनि का अंतर चल रहा होगा। व्यक्ति को ऐसा लगता है इसके ऊपर कोई देवी आती है, कोई देवता आता है। ये सब शनि राहु की युति से होता है। उसी तरह से शनि केतु,
शनि केतु क्या होता है, केतु की पृथक करने वाली शक्ति, विरक्ति करने वाली शक्ति को शनि और बढ़ा देता है। शनि भी वैराग्य कारक है और केतु भी वैराग्य कारक है। तो वैराग्य के लिए, मोक्ष के लिए तो ये अच्छा है। अगर गुरु और केतु की युति हो और गुरु और शनि का भी संबंध बन रहा हो तो व्यक्ति मोक्ष की दिशा में बढ़ सकता है। करीब करीब सारे ग्रहों के साथ, करीब करीब के सारे ग्रहों के साथ राहु और केतु की युति मैंने बता दी। अब मैं लघु पाराशरी के सूत्र बताने जा रहा हूं आपको। राहु और केतु जिस भाव में बैठते हैं उस भाव के स्वामी के फलों को देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे राहु यहां पर बैठा हुआ है तो वह शुक्र के फल देगा, मतलब द्वितीयेश और सप्तमेश के फल देगा। राहु की महादशा में व्यक्ति का विवाह हो सकता है, उसका परिवार बन सकता है पूरा, उसके परिवार की संरचना पूरी हो सकती है। राहु और केतु अगर पांचवें भाव में है और पंचमेश की इन पर दृष्टि है, राहु है या केतु है, उस पर पंचमेश की दृष्टि है, तो राहु और केतु की दशा अंतरदशा संतान देने में सक्षम है। उसी तरीके से जैसे राहु दशम भाव में है या केतु दशम भाव में है तो ये प्रतिनिधि होंगे शनि के। इसका मतलब हुआ अपनी महादशा में व्यक्ति को नौकरी दे सकते हैं, किसी व्यवसाय की शुरुआत करवा सकते हैं और उससे धनोपार्जन करवा सकते हैं। विशेष करके राहु का दशम और एकादश भाव में स्थित होना एक अच्छा संकेत है व्यक्ति की आय और व्यक्ति के व्यवसाय के लिए। एक नियम यह हुआ। दूसरा नियम यह हुआ कि यदि केंद्र में 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र भाव हैं, यदि किसी केंद्र भाव में राहु या केतु त्रिकोण स्वामियों के साथ बैठे हुए हैं तब राजयोग बनाते हैं। इसको आप इस तरह से समझ लीजिए, जैसे यहां केतु स्थित है और केतु के साथ चंद्रमा भी आ गया, अब गुरु आ जाए दशम भाव में, अब क्या स्थिति बन गई, चंद्रमा केतु के साथ, राहु गुरु के साथ। गुरु क्या है, नवमेश है और द्वादशेश है। चंद्रमा क्या है, चतुर्थेश है। तो चतुर्थेश केंद्र स्वामी है, उस पर त्रिकोण स्वामी की दृष्टि आ रही है। तो केतु राजयोग बनाएगा। उसी तरह से राहु गुरु के साथ ही स्थित है, उस पर चंद्रमा की दृष्टि है, तो राहु राजयोग बनाएगा और उसके फल अपनी दशा महादशा, दशा अंतरदशा में, महादशा अंतरदशा में देगा। और ये फल इस तरह से होंगे, एक तरह से गुरु से भी अच्छे फल राहु देगा और चंद्रमा से भी अच्छे फल केतु देगा। और किस किस चीज के फल देगा, केतु चतुर्थ भाव के फल देगा क्योंकि चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है।
इसके अलावा केतु पर गुरु की दृष्टि है। गुरु नवमेश है, इसलिए नवम भाव के फल देगा, द्वादश भाव के फल देगा। और गुरु की इस पर दृष्टि दसम भाव से है, इसलिए दसम भाव के भी फल केतु देगा। इसके अलावा केतु जिस नक्षत्र में होगा उस नक्षत्र स्वामी के भी फल देगा। केपी एस्ट्रोलॉजी, उसमें केपी ने कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्रों को बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। अब यह योग जितना स्ट्रांग होगा, जैसे गुरु यहां नीच का हो रहा है, मान लीजिए शनि यहां बैठ जाए तो उसकी 10वीं दृष्टि गुरु पर पड़ेगी और गुरु नीच भंग राजयोग में भी शामिल हो जाएगा। तब राहु और अच्छे फल देने में समर्थ हो जाएगा, क्योंकि राहु गुरु के साथ है। गुरु क्या है? नवमेश है, दशेश है। नवमेश होने के कारण त्रिकोण स्वामी है। राहु पर चतुर्थेश चंद्र की दृष्टि है और दशमेश शनि की भी दृष्टि है। तो राहु अपनी महादशा अंतरदशा में और अच्छे फल देगा। यह हुई राहु और केतु की बात। आगे किसी कुंडली की बात करेंगे, उसमें राहु केतु के फल उदाहरण देकर मैं आपको समझाऊंगा। बस आज का वीडियो इतना ही। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को ध्यान से देखने के लिए, सुनने के लिए, उसे लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। फिर से आप सबका एक बार बहुत